सभी दर्शकों का स्वागत है आज इस विशेष कार्यक्रम में। ये एक बहुत खास कार्यक्रम है। भारत और रूस के संबंधों से संबंधित। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक बार फिर से माननीय श्री अमृतलाल रावल जी उपस्थित हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में और आपका धन्यवाद। धन्यवाद। जी, जैसा कि हमने देखा कि कल रूस और यूक्रेन के बीच में एक वार्ता हुई जो कि युद्ध विराम से संबंधित थी। हालांकि युद्ध विराम नहीं हुआ, लेकिन कुछ जो आपस में जो सैनिक इनके गिरफ्तार हुए हुए हैं, वॉर ऑफ प्रिजनर्स, जो युद्ध बंदी होते हैं, उनको छोड़ने पर सहमति हुई है। लेकिन यहाँ पर रूस ने एक और बात करी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और भविष्य की राजनीति को देखते हुए, वैश्विक राजनीति को देखते हुए और मौजूदा हालात में, अभी 1965 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, उसमें यूनाइटेड नेशंस के यहाँ पर लगभग 16 ऑब्जर्वर थे जो युद्ध को देख रहे थे और लगातार रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो उसमें से एक रिकॉर्डिंग मैंने देखी। तो उस रिकॉर्डिंग में कुछ पाकिस्तान कश्मीर के जो लोग थे, वो उनके इंटरव्यू थे। लेकिन वो इंटरव्यू में वो लोग ये बात कह ही नहीं रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से आक्रमण शुरू हुआ है। ना वो ये कह रहे थे कि इंडिया अपनी जगह सही है। हाँ, वो अल्जीरिया की बात कर रहे थे। अल्जीरिया का शायद लोगों को इतिहास नहीं पता। अल्जीरिया फ्रांस के आधिपत्य में था। अल्जीरिया में एक आज़ादी की लड़ाई हुई। हालांकि उस लड़ाई के अंदर बहुत से यहूदी भी शामिल थे, लेकिन आज ये स्थिति है कि यहूदियों के, ज्यूस के शामिल होने के बाद भी आज अल्जीरिया में यहूदी नहीं है। लगभग पूरा अल्जीरिया आज एक मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है। अमेरिका का रुख भारत के साथ स्पष्ट नहीं है अभी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये 1500 साल पुराना युद्ध है, फिर कहते हैं वो दशकों पुराना है। अब पता लगा कि क्रिप्टो करेंसी, जो डिजिटल करेंसी है, उसके 60%, जो पाकिस्तान में कोई क्रिप्टो करेंसी का सिस्टम है जिसकी 60% जो हिस्सेदारी है, वो डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह की फंडिंग भी हो सकती है पाकिस्तान को। इन सब के बीच भारत का रूस के साथ संबंध बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 1971 के युद्ध में इंदिरा गांधी जी के कहने पर, इंदिरा गांधी जी के एक इशारा करने पर, रूस, उस समय का जो यूएसएसआर था, सोवियत संघ, वो बिना किसी शर्त के भारत का साथ देने को तैयार हुआ। आज हमारे 36% जो शस्त्र है वो रूस से आते हैं। रूस ने अभी तक हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारी अर्थव्यवस्था में कोई दखल अंदाजी नहीं करी है। ना उसने हमें रोका कि हम अमेरिका के साथ व्यापार करें। बगैर शर्त रूस ने हमें साथ दिया है। और अब रूस ने एक नया जो राजनीतिक ब्लॉक है, उसकी बात करी है और उसने उसका नाम दिया यूरेशिया। तो ये जो यूरेशिया होगा, क्या राजनीतिक ब्लॉक होगा, और भारत के लिए रूस के साथ संबंध और इस ब्लॉक में शामिल होने के क्या महत्व होंगे? क्या भारत को अपनी जो एक नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी कि हम किसी भी दल में नहीं जाएंगे, हम निष्पेक्ष रहेंगे, निष्पक्ष रहेंगे, क्या उसको आगे चलाना चाहिए, या फिर रूस जो यूरेशिया का रास्ता देख रहा है, क्या उस रास्ते पर जाना चाहिए? तो इस पर सर मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने विचार दर्शकों को बताएं। धन्यवाद मुझे अपने चैनल पर बुलाने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एक बार सीएटो नाम का एक संस्था था, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और उसी समय नाटो भी था। अब भी है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अब ये जो इन्होंने किया है, मतलब यूरेशिया, अब ये क्या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, होगा, या केवल एक कल्चरल होगा, या क्या इसकी रूपरेखा होगी? ये जो है ना, अभी उस स्पीच में जो उन्होंने
उनके मिनिस्टर जो फॉरेन मिनिस्टर है जो उन्होंने दी थी, उसमें अभी तो क्लियर नहीं हुआ। नहीं, उन्होंने यानी कि उन्होंने इतना तो सर, उन्होंने ये तो कहा है कि अमेरिका और जो वेस्ट है उनका मतलब अमेरिका और यूरोप जो है वो भारत और चीन के बीच में आ रहा है कहीं ना कहीं, कि भारत के चीन से संबंध खराब हो जाए। तो कहीं ना कहीं वो चीन के साथ भी हैं और भारत के साथ भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीन की अर्थव्यवस्था, जो आर्थिक शक्ति है, रूस की जो सामरिक शक्ति है, और भारत की जो बौद्धिक और व्यापारिक शक्ति है, मुझे लगता है ये मतलब तीनों शक्तियों का जो मेल जोल बन के यूरोप और अमेरिका का मुकाबला करें कि हम अपने व्यापार इस क्षेत्र में कर लें, जो हमारे शस्त्र हैं उनको हम डेवलप करें और आपस में इस्तेमाल करें किसी और के विरुद्ध अपनी हाँ, सुरक्षा के लिए। ये उन्होंने ये इतना तो दिया है कि सामरिक शक्ति, और क्योंकि उन्होंने मेन बात ये है कि चीन और भारत के बीच में जो यूरोप के लोग हैं, ये जिस इसलिए मैंने बताया, जैसे अब एक तरफ तो जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो मध्यस्थता की बात करते हैं और फिर ऐसी बातें भी करते हैं कि ये तो बहुत पुराना विवाद है। वहां से उनकी पूरी फंडिंग जो है ना अमेरिका की जो है ना वो ये पाकिस्तान की फंडिंग जो है वो अमेरिका से हो रही है। अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है कि 600 बिलियन डॉलर का निवेश सऊदी अरब ने कहा है कि वो करेगा अमेरिका के अंदर। 600 बिलियन डॉलर मतलब लगभग लगभग कितना हो गया सर, लाखों करोड़ हो गए। 100 बिलियन डॉलर आई थिंक, हाँ। तो खैर बहुत बड़ी फंडिंग है, हिसाब उसका बाद में लगाएंगे। अब बात ये, अगर ये सऊदी अरब का पैसा अमेरिका जाता है और अमेरिका से हथियार बन के फिर पाकिस्तान को आते हैं, तो डायरेक्टली नहीं तो घूम घाम के जो है ना पूरी जो फंडिंग है उसका बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को मिलेगा। अमेरिका के तुर्की से अच्छे संबंध है। अमेरिका ने तुर्की में मिसाइलें लगाई हुई थी, न्यूक्लियर मिसाइल्स इस्टेब्लिश करी हुई थी रशिया को डराने के लिए। तो तुर्की में भी पैसा जाएगा और ये दोनों देश मिलकर फिर भारत के विरुद्ध साजिशें रचते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ, एक इंडियन जो भारतीय जो अफसर थे, उनसे 1965 के युद्ध में जो बात एक यूएन के अधिकारी पूछ रहे थे, उन्होंने कहा आपको नहीं लगता कि अब जो पाकिस्तान ने किया है ये आगे के लिए खतरा होगा और ये निरंतर ऐसा करेगा? बड़ा ही, देखिए, वाजिब सवाल था, बहुत वाजिब, उन्होंने 1965 में कहा। और हमें पता है 6 साल बाद पाकिस्तान ने फिर एक बार फिर से भारत पे जो है ना उसने छेड़ा आक्रमण किया। उसके बाद 99 में भी किया। अच्छा, 91 में भी कारगिल के अंदर इन्होंने जो है ना घुसपैठ करी थी। तो हाँ ये जी। परिदृश्य जो है ना, ये जो मैंने आपको बताया, जैसा आपने प्रश्न कहा कि रूस अब चाहता क्या है, तो रूस ये चाहता है कि वो चीन को भी चाहता है और वो भारत को भी चाहता है और एक यूरेशिया का ब्लॉक बनाना चाहता है यूरोप और अमेरिका के विरुद्ध। उसने एक बात और कही है, आपने भी सुनी होगी, उन्होंने एक बात और कही है, जो वहां के विदेश मंत्री है, कि जो गद्दाफी था, लीबिया का तानाशाह था गद्दाफी, उसने फंडिंग करी थी फ्रांस की, और उसको फ्रांस के चुनावों में वहां के कोई कैंडिडेट की, इसलिए उसको मरवाना एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था कि वो उसको मरवाएं, क्योंकि वो उनको डर था कि ये कहीं ना कहीं जो है ना फिर ये हमारे विरुद्ध भी, यूरोप और अमेरिका के विरुद्ध भी ना आ जाए। हाँ, ऐसा है जी कि जो सबसे पहले जो ये अगर मान लीजिए यूरेशियन ग्रुप बना, जो भी इसका नाम हो, तो सबसे पहले तो जो अंदर की जो डिफरेंसेस हैं उनको उनको मतलब सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अब जैसे हमने भी कई बार जो है ना पाकिस्तान के साथ समझो मतलब वो किया, उनको उनको जो है ना कई बार छोड़ दिया हरा के। जैसे कि पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार छोड़ के हरा दिया था मोहम्मद गौरी को, और फिर जब एक बार पृथ्वीराज चौहान हार गए तो उनको उन्होंने अरेस्ट कर लिया और आखिरकार काबुल में ले जाके उनको मतलब ले गए और पृथ्वीराज चौहान को की आंखें आंखें फोड़ दी थी। उन अंधे पृथ्वीराज चौहान ने फिर भी तीर मारा ठीक जगह पर, और मोहम्मद गौरी अपनी तख्त के ऊपर बैठे बैठे मर गया।
तो मतलब इतनी क्षमता होते हुए भी हम हार खा जा रहे हैं। और ये जो आजकल जो चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर, इसमें भी हमने आगे जो है ना उनको फिर भी छोड़ दिया। ये एक बहुत, तो बहुत बड़ी वो है बात है। अब बात यह है कि जब तक जो लोग जो यूरेशियन कंट्रीज हैं, जब तक उनके आपस के जो डिफरेंसेस हैं जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं होते, तब तक जो है यूरेशियन कॉन्टिनेंट को एक करना जो है ना मुझे मुश्किल लग रहा है। क्योंकि इतने ज्यादा डिफरेंसेस हैं। चीन, चाइना और इंडिया। चाइना जो है हर तरीके से हमें तंग करने की कोशिश करता है। जो एक कॉरिडोर है जिसका नाम है तिरुपति टू पशुपति। पशुपतिनाथ का मंदिर जो है वो है मतलब नेपाल में पशुपति से तिरुपति तक, आंध्र प्रदेश में जो है ना एक कॉरिडोर है। उस कॉरिडोर के ऊपर उनका कब्जा, समझिए नक्सलवादियों का कब्जा था, अब ऐसे कम हो रहा है। यहाँ के जो लोग थे जो नक्सलवादी थे भी, मतलब वो चारू मजूमदार और दूसरे, वो ये कहते थे कि चेयरमैन माओ इज आवर चेयरमैन। हाँ जी। इस तरह के जो जिनका दिमाग ही जो है ना पलट गया है, जो उसको अपना भगवान समझते हैं और उनसे सारे लेते हैं हथियार वगैरह। तो ऐसे मतलब इस सिचुएशन में भारत का जो है ना इन लोगों के साथ, चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ मिलके बैठना जरा मुश्किल हो रहा है। और मेरा एक कुलीग था जो मुझे चाइनीज एम्बेसी में ले गया नई दिल्ली में। मैं उसकी बहुत इज्जत करता था, वो मेरे साथ स्कूटर में आता जाता था। एक दिन उसने मुझे कहा कि चलो चाइनीज एम्बेसी चलते हैं। वो चाइनीज एम्बेसी हमारे रास्ते में ही पड़ती थी। तो मैंने कहा चलिए। तो हमने स्कूटर अपना बाहर खड़ा किया और गए, और वहां जाके उन्होंने जाते ही अपनी जेब से दो चिट्ठियां निकाल के जो चाइनीज एम्बेसी का फर्स्ट सेक्रेटरी था उसको दी। वो जो फर्स्ट सेक्रेटरी था उसने वो चिट्ठियां लेके अंदर चला गया वो फोटो कॉपी करने के लिए। तो मेरा जो कुलीग था उसने कहा देखा देखा, ये है, इसको कहते हैं एफिशिएंसी। मैंने कहा जी उससे ज्यादा एफिशिएंसी तो मुझे आपकी नजर आ रही है। भी आपके दोस्तों ने जो कम्युनिस्ट जो मार्क्सवादी दोस्त थे उन्होंने आपको चिट्ठी लिखी, अपना ओपिनियन जाहिर किया चाइना की पॉलिसीज के ऊपर, और आपने उनको मतलब चाइनीज एम्बेसी को ही दे दिया। तो मैंने दोस्ती उसी वक्त तोड़ दी उसके। हालांकि बहुत मेरा घनिष्ठ मित्र था। मतलब जो चाइनीज एजेंट है वो इस तरह से एंटी इंडिया बात अंदर भारत के अंदर रह के करते हैं। और वो वैसे उड़ीसा से था, कुलीग था। तो इसलिए मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी, क्योंकि जो आदमी देश का सगा नहीं है वो हमारा क्या सगा होगा। उसने मुझे भी बड़ा रोकने की कोशिश की कि ये मत करो वो मत करो। ये एम्प्लॉयमेंट जो न्यूज आती है, मैंने एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स के नाम से एक अखबार चलाने की कोशिश करी थी जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में खबरें होंगी। तो मुझे उसने डिस्करेज किया, कहता है कि नहीं क्या जरूरत है। तो इस तरह से अब जब तक ये इंटरनल डिफरेंसेस सॉर्ट आउट नहीं होंगे, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया चाइना का, और चाइना इधर जो है ना बीआरओ बना के जो है ना सारे देशों में कब्जा करना चाहता है, तो ये बहुत ही एक बड़ी समस्या हो जाएगी। पहले तो बैठ के सॉर्ट आउट करना चाहिए कि हमारे क्या डिफरेंसेस हैं। पहले जो मन मुटाव जो हो रहा है या हो गया है वो दूर करना पड़ेगा। अब एकदम हमला कर दिया उसने पाकिस्तान के प्रेरित जो आतंकवादी थे। अब ऐसे लोगों को पहले दरकिनार करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। यानी उन्होंने जो रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी स्पीच मैंने सुनी है पूरी। आइडिया उनका अच्छा है। मैंने भी भारत के सरकार को सजेस्ट किया था कि आप भी साटो बनाइए। साटो का मतलब है साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ये मैंने कहा था।
और उधर इसमें जो है ना साउथ एशियन में भारत बांग्लादेश, उस समय तो हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, श्रीलंका और दूसरे जो देश हैं थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इन सारे देशों के लिए ये एक अच्छी हो जाती है अगर साटो बन जाती है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। अब ये यूरेशियन कॉन्टिनेंट तो बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसमें डिफरेंसेस भी बहुत बड़े हैं। तो पहले उन डिफरेंसेस को, उस मन मुटाव को अलग से जो है ना सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, डिस्कशन करनी पड़ेगी, तभी ये हो पाएगा। ये सिर्फ यूरेशिया बनाने की बात से आपको लगता है रूस बोल रहा है, ये कहीं ना कहीं वो यूक्रेन पे दबाव बने इस बात से उसने एक शगुफा ही छेड़ा है? यूक्रेन में भी वहां पड़े, यूक्रेन में कह रहे हैं आप? जी जी जी। अच्छा, यूक्रेन तो एक्चुअली अब क्या, उसके ऊपर क्या दबाव, वो तो तैयार है अपना करने के लिए। उसको उसको तो काफी जो है ना वो चोट पड़ चुकी है। और अगर आप उसके साथ कुछ करना चाहते हैं तो पहले जो युद्ध बंदी है उनको एक्सचेंज कीजिए, जो तभी हो सकता है ना। जब तक आप, जब तक मिस्टर पुतिन ना कुछ एक्शन लें युद्ध बंद करने का, तब तक तो नहीं हो सकता। और बाकी भारत और रूस के संबंध तो अच्छे हैं और रहने भी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ना केवल यहाँ है, और मतलब चाइना और मंगोलिया का भी आपस में कोई जो टकराव है, चाइना और तिब्बत का टकराव है। तिब्बत जो है उनको आजाद करना चाहिए, क्योंकि तिब्बत एक आजाद देश था 1949 तक। जब तक तिब्बत को आजाद नहीं करेंगे, सारी जो लोग हैं यहाँ के उड़ीसा के, वो अपने आप को ये ना समझे कि हम इसके अधीन है या उसके अधीन है। जो सारे डिफरेंसेस हैं ये सारे तय होने चाहिए, रिजॉल्व होने चाहिए, तभी यूरेशियन यूनियन का या जो भी उसका नाम पड़े उसको बनाया जा सकता है। नहीं तो वही होगा जैसे जो मतलब यूरोपियन यूनियन में से ब्रिटेन निकल गया, ब्रेक्सिट हो गया। अभी जो इन्होंने जो विजय परेड करी 9 मई की, रूस के अंदर जो होती है द्वितीय विश्व युद्ध की विजय के लिए, वहां पर जो चीन के प्रमुख हैं वे भी आए हुए थे, और उनको विशेष अतिथि जो सत्कार है वो रूस ने दिया। भारत इस बार शामिल नहीं हुआ शायद, इस बारे में कुछ? हाँ, वो इसी वजह से ना, ये यहाँ ऑपरेशन ये चल रहा था ना सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। रक्षा मंत्री जी ने जाना था लेकिन वो नहीं गए। पहले तो प्रधानमंत्री जी ने जाना था, लेकिन वो फिर सिंदूर शुरू हो गया, ऑपरेशन सिंदूर, तो वो जा नहीं सके। आपको लगता है रूस, आपने कहा कि बहुत सारे डिफरेंस हैं और सही बात है, चीन का एक अपना ही साम्राज्यवाद का सिद्धांत है जिसके तहत वो भारत की जो सीमाएं हैं, और जो तिब्बत के अंदर तो उसने कहीं रखा है, भारत की सीमाओं में भी घुसता है वो। रूस का उस पे बस चल पाएगा क्योंकि रूस से भी उसका सीमा विवाद है। हाँ है, उधर जो है ना फार ईस्ट में जो है इनका एक आइलैंड है रूस का, व्लादिवोस्टोक के पास। तो उसके ऊपर वो कब्जा करना चाहता है चाइना। और चाइना जो है मतलब हर तरीके से हर एक छोटे देश को वहां पर परेशान कर रहा है, फिलीपाइंस और जो दूसरे देश हैं। मतलब मैं नेहरू मेमोरियल में एक सेमिनार अटेंड करता था इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। वहां पर एक बार जो है ना मतलब देश के, साउथ ईस्ट एशियन देश के एक साउथ ईस्ट एशियन देश का जो एक एम्बेसडर था, उसने कहा कि वी वांट टू परचेज ये जो मिसाइल्स है जो आजकल बहुत चर्चा में है, भारत की मिसाइल। स्मर्च स्मर्च तो भारत की या रशिया की? स्मर्च 400? भारत की, अच्छा, भारत की। नहीं भारत की, हाँ अच्छा जी। अच्छा।
जो जो आजकल बहुत चर्चा में है, उसको हम खरीदना चाहते हैं। तो वो जो है ना, ये भी जो है ना एक किस्म की राइवलरी शुरू हो जाएगी। मतलब ये ना पहले बैठ के सारे डिफरेंसेस को तय करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही घमासान हो जाएगा आपस में। अगर ये इस्टेब्लिश हो जाता है, चलिए हम मान लेते हैं कि चीन औद्योगिक उत्पादन देगा, जो घरेलू उद्योग में औद्योगिक उत्पादन होते हैं, और मान लीजिए रूस जो है वो सैन्य हथियार उत्पादित करेगा, तो भारत का इसमें क्या रोल होगा? भारत सैनिक देगा। भारत के जो सैनिक हैं वो बहुत ट्रेंड सैनिक होते हैं, बहादुर सैनिक होते हैं। और पहले विश्व युद्ध में जो हाइफा नाम का जो शहर है वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। 405 साल से वो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। लेकिन भारतीय सैनिकों ने, जो कि राजपूताना से थे और मैसूर से थे और एक और जगह से थे, शायद ट्रेवल कोर से थे, किसकी बात कर रहे हैं आप? उन सब को। हाँ जी। किस, कौन से शहर की? अ, एक तो राजपूताना के थे नहीं, सिपाही भारत ऑटोमन के। एम्पायर के कौन सा शहर? ऑटोमन थोड़ा हाइफा दर्शकों को बता दीजिए, हाइफा पूरा ऑटोमन एम्पायर का नहीं पता। हाइफा हाइफा नाम का शहर जो है वो ऑटोमन एम्पायर का 405 साल तक हिस्सा था। लेकिन 1920 के आसपास भारतीय सैनिकों ने उसको आजाद करवाया। उनके पास केवल तीर कमान थे, भाले थे और तलवारें थी। और जो ऑटोमन एम्पायर के जो जर्मन सैनिक थे उनके पास टैंक थे और मशीन गन थी। उसके बावजूद भी इन तलवारों से और भालों से भारतीय सैनिकों ने उनको हरा दिया, जर्मन सैनिकों को, और हाइफा के ऊपर कब्जा कर लिया। हाइफा जो है आजकल इजराइल का हिस्सा है, और वो इजराइल का ही था शहर। तो इस तरह से ऑटोमन एम्पायर भारतीय। अभी अभी अगर आज की भौगोलिक स्थिति में देखें तो ऑटोमन एम्पायर कौन सा है? क्योंकि रूस के विदेश मंत्री ने भी इस वार्ता में ऑटोमन एम्पायर का भी जो है ना, वो उसके भी बात करी है उन्होंने। तो आज हम ऑटोमन एम्पायर किसको कहेंगे? तुर्की को? ऑटोमन एम्पायर जो है, जो मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर के किनारे के ऊपर बसे हुए सारे जो छोटे छोटे देश थे, उन सब के ऊपर कब्जा कर लिया था तुर्की के सुल्तान ने। तो उसको वो ऑटोमन एम्पायर कहते थे, और काफी 100 साल तक जो है ना वो चलता रहा। लेकिन 1920 के आसपास उसको वो ध्वस्त हो गया। और उसका जो बदला है उन्होंने केरल में आके लिया। केरल में हजारों हिंदुओं को का कत्लेआम कर दिया गया। हजारों हिंदू औरतें जो थी उनका रेप किया गया। काफी उनका मतलब मार उनको वहां पड़ी। और जो है ना, जो बदला उन्होंने यहाँ लिया। ये जब कब की बात है सर? 1920 की मोबला मोबला रिबेलियन रिबेलियन जो था वो इसी वजह से हुआ। हिंदुओं ने उनको कुछ कहा नहीं था, लेकिन वो क्योंकि वहां हारे थे मुसलमान, तो बदला उन्होंने यहाँ हिंदुओं से। ये हमेशा जो कमजोर होता है उसको पकड़ते हैं और मारना शुरू कर देते हैं अपनी धाक जमाने के लिए। ये सबसे बड़ी बात है। पुतिन। तो जब तक ऐसी ऐसी सारी स्थितियां दूर नहीं होगी, अपने मन को साफ नहीं करेगा कोई, तो तब तक तो ये मुझे यूरेशियन यूनियन बनाना जो है ना, मुझे मुश्किल लग रहा है। पुतिन को लगता है, आपका पुतिन का जो कार्यकाल बाकी है अभी, वैसे उनकी उम्र तो ज्यादा नहीं है अभी तो, लगता है अभी और 10 साल वो आगे। और पुतिन बहुत समय से लगे हुए हैं इसके ऊपर। अच्छा, जो देश भी अलग हुए सोवियत संघ से, उनके अंदर भी एक चीज देखने को पड़ रही है। बेशक वो सोवियत संघ से अलग हुए और इसलिए हुए कि हम अपनी तरक्की करेंगे, लेकिन वहां पे भी जो ओलिगार्क्स हैं उनकी ही तरक्की हो रही है, मतलब चंद परिवारों की तरक्की हो रही है। ऐसा नहीं है कि वहां पे जो गैस है या तेल है, जैसे एक तुर्की करके देश है, तो तुर्की के ने उनकी लगभग $30 बिलियन की सालाना इनकम है, लेकिन वो भी जो है ना, पूरे जो अफसर और चंद परिवार है उन्होंने बड़ा आलीशान एक अपना शहर बसाया जो खाली पड़ा है,
जबकि वहां पे आम आदमी की जो सैलरी है वो एवरेज जो है ना, इनकम जो है वो $500 ही है एनुअली। मतलब वार्षिक सिर्फ $500 कमाते हैं, जबकि $30 बिलियन वो छोटे से देश की आय है। ऐसे बाकी देश भी है। तो ऐसा तो नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ कि रूस से बाहर निकल के जो आम जनता है, उन आम जनताओं को तो कोई इतना कोई खास भला हुआ ही नहीं है। ये भी एक बात है। तो ऐसे में आपको लगता है कि पुतिन अब अपने अगले कार्यकाल में कहीं ना कहीं उनकी अब वो एग्रेसिव होकर स्ट्रेटजी पे आएंगे कि पुराना जो सोवियत संघ का स्ट्रक्चर था उसको फिर से एस्टेब्लिश किया जाए? नहीं, उसको तो एस्टेब्लिश अब करना जो है ना काफी मुश्किल है, क्योंकि उनके जो डिफरेंसेस थे वो बहुत ज्यादा थे। और वो डिफरेंसेस जो थे वो, चर्च जिस दिन एक हुआ, चर्च के सारे डिनोमिनेशन एक हुए जिस दिन, उस दिन सोवियत यूनियन टूट गया। उस दिन 25 दिसंबर का दिन था। उस दिन वो टूट गया, क्योंकि चर्च जो ऑर्थोडॉक्स चर्च और रोमन कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च और दूसरे चर्च थे, सब उन्होंने अपने डिफरेंसेस को भुला के वो एक हो गए। तो उसी जो लोग कहते थे कि रिलीजन इज एन ओपियम, उस ओपियम ने ही उसको मतलब तोड़ दिया। नहीं, उसने तो तोड़ा है, लेकिन साथ में अमेरिका का भी बहुत बड़ा इसमें हाथ रहा है। अमेरिका ने जैसे मीडिया की जो बाकी देशों के अंदर बाकी जो स्थानों पर सोवियत संघ में मीडिया की फंडिंग करी, हथियारों की फंडिंग करी, एक इंटरनेशनल माहौल जो है वो सोवियत संघ के खिलाफ बनाया, सोवियत संघ की कभी भी उपलब्धियों को नहीं गिनाया। ये भी अमेरिका का बहुत बड़ा हाँ, हाथ है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है वो कि जो हमेशा। जर्मनी एक हो गया, जो कि जर्मनी विभाजित था वो एक हो गया। लेकिन सर एक बात सच भी ये भी है ना कि रूस ने जो बाकी क्षेत्र पे जो कब्जा करके रखा, अपना जो सोवियत संघ बना के रखा, अगर रूस नहीं होता, अगर सोवियत संघ नहीं होता या रूस नहीं होता, तो हिटलर हिटलर के अधीन होते ये देश, जर्मनी के अधीन भी तो होते ना। जर्मनी से भी तो हाँ, रूस वो ने तो इनको आजाद कराया है। ऐसा है कि हिटलर ने जो है ना बहुत बड़ी गलती की थी रूस के ऊपर हमला करके। स्टालिन जो था उसको पता था कि मेरे 3 जनरल जो है ना तैयार बैठे हैं हिटलर का सामना करने के लिए। वो जो जनरल थे वो 3 महीने थे सर्दियों के, जनवरी फरवरी, दिसंबर जनवरी फरवरी। तो इसी मौसम में उसने हमला किया था। तो वो इतनी ज्यादा वहां बर्फ गिरती है कि वो फंस गया, उसकी सेनाएं फंस गई। और फिर जो रूसी जो सोवियत सेनाएं थी उन्होंने हमला कर दिया हिटलर के ऊपर, उसको हरा दिया। वो तो मतलब बहुत ही इनडिसिप्लिन सा आदमी था हिटलर। वो बचपन से ही इनडिसिप्लिन था वो। एक उसकी किताब है मीन काम्फ, माई स्ट्रगल। उसके पहले चैप्टर में उसने कहा है कि मेरा बाप मुझे कहता था कि अच्छी तरह से पढ़ाई करो, नौकरी करनी है सरकारी। तो वो कहता था मैं नौकरी तो बिल्कुल नहीं करूंगा, सरकारी नौकरी तो बिल्कुल ही नहीं करूंगा। तो वो स्कूल जाता था तो जो स्कूल की प्रार्थना थी वो नहीं गाता था, अपना ही कोई गाना वो लिख के ले गया था और वो वही गाता था 4-5 बच्चों के साथ। तो बचपन से ही वो इनडिसिप्लिन था। तो उसी ने 6 करोड़ लोगों को उसने मार डाला जब वो बना था एडॉल्फ हिटलर। तो इस तरह से जो है ना मतलब अपनी जो इच्छाएं हैं, बहुत ज्यादा इच्छाएं हैं, उनको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, तभी आदमी कुछ कर सकता है। मौजूदा हालात में अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था को देखें तो उसमें चीनी उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में आ गए हैं, और हमारे भारत के जो घरेलू उत्पादन थे वो तो लगभग शून्य के बराबर हो गए हैं, या बहुत कम, या बहुत ही प्राचीन स्तर के जो उत्पादन है, जैसे पीतल का उत्पादन हो गया, चीनी मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन, थोड़ा कपड़ों का उत्पादन, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक का उत्पादन हम करते हैं युद्ध क्षेत्र में। अब हम अभी तो हम नए आए हैं। ऐसे में जो चीनी उत्पादन भारत में निरंतर आ रहा है, अगर ये नया ब्लॉक बनता है तो उस नए ब्लॉक में भी वो तो चाहेगा कि अपना उसका उत्पादन भारत के अंदर आए। हाँ, तो बिल्कुल। इसमें आपको क्या लगता है रूस का क्या नजरिया होगा? क्या रूस भी अपना उत्पादन उतारना चाहेगा, या वो चीन को रोक रोक पाएगा, या वो कहेगा नहीं चीन से आप लेते रहो? तो अगर हम चीन से लेते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा? ऐसा है जी कि जैसे यूरोपियन यूनियन बना है तो वहां पर तो वीजा भी नहीं लगता, और मतलब एक टिकट खरीदे आदमी एक कोने से दूसरे कोने पर रेलवे में सफर कर सकता है।
तो इस तरह का यहाँ पर तो होना जरा मुश्किल है, क्योंकि हिस्टोरिकल रीजंस हैं, बहुत ज्यादा हमारा डिफरेंसेस है। तो इसलिए चीनी जो माल है वो तो भारत में आता है, लेकिन वो बहुत ही घटिया माल होता है। उसको हम तो नहीं खरीदते, हम तो दूसरों को भी कहते हैं कि आप मत खरीदिए। अब जो चीनी जो हथियार इस्तेमाल हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर में मतलब उन्होंने इस्तेमाल किए पाकिस्तान ने, उनको तो नष्ट कर दिया भारत ने। तो इंटेंशन क्या है उसको बनाने की, यूरेशियन उसको यूरेशियन यूनियन को बनाने की इंटेंशन क्या है, पहले ये देखना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि एक कंट्री, एक देश जो है वो दूसरे देशों के ऊपर हावी होने की कोशिश। हालांकि उन्होंने कहा था, जो रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर ये थे, वो कह रहे थे कि ये हर देश की इंडिपेंडेंस और उनकी सॉवरेंटी और उनकी नेशनल इंटरेस्ट और जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट सबको साथ लेके चलेंगे, सबको मान्यता मिलेगी। तो इसलिए पहले आपस में बैठ के बात करनी पड़ेगी कि क्या इसका सेटअप है, क्या रूपरेखा है, तभी उसको किया जा सकता है। जी सर। तो ये थे हमारे साथ माननीय श्री अमृतलाल रावल जी, अपने विचार रख रहे थे कि जो रूस ने एक नए ब्लॉक बनाने की बात करी है, एक प्रस्ताव रखा है, हालांकि औपचारिक रूप से नहीं रखा है, लेकिन विश्व पटल के सामने तो रख ही दिया है कि इसके क्या परिणाम होंगे, क्या इसको कार्यान्वित किया जा सकेगा, भारत का इसमें क्या स्थान होगा। इन सब विचारों पर अपनी राय रख रहे थे। मैं निखिल सबलानिया धन्यवाद करता हूँ दर्शकों का, और प्रोफेसर अमृतलाल रावल जी का। और प्रोफेसर अमृतलाल रावल जी एक पब्लिशर और एक ऑथर भी हैं। उनकी बहुत सारी बुक्स हैं जो कि प्रमुखतः इंग्लिश में हैं, वो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा नंबर जरूर नोट करें, 8527533051। एक और नंबर है 8851188170। और हमारी बुक्स की वेबसाइट है nspmart.com। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद बहुत।